आप इसका रिटर्न टाइप यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी रख सकते हो। ऑब्जेक्ट मीन्स कि यहाँ पर नंबर टाइप का डाटा भी है और स्ट्रिंग टाइप का डाटा भी है, नहीं तो वी कैन राइट ओनली स्ट्रिंग। तो लेकिन इसका रिटर्न टाइप हमेशा एरे, एरे, दिस इज एरे। तो नाउ यहाँ पर हम लोग एक एरे बना रहे हैं। तो एरे आपको बताया था पिछली बार बनाना। हम लोग एक स्ट्रिंग एरे बना रहे हैं, जो कि हमने रिटर्न में स्ट्रिंग कर दी इसलिए। तो ये रिटर्न में एक एरे रिटर्न करता है हमेशा। डाटा प्रोडक्ट एनोटेशन का मेथड का रिटर्न टाइप एरे होगा हमेशा, 2 डायमेंशन एरे। एरे के अंदर आप स्ट्रिंग रिटर्न करो, आप इंट रिटर्न करो, आप है ना ऑब्जेक्ट रिटर्न करो, दैट इज अप टू यू। तो ये रिटर्न के अंदर इट इज रिटर्निंग द एरे, ये हमने मेथड किया। और इसके अंदर हमारे पास डाटा है सीता, अमित, हरि, कृष्ण। नाउ यहाँ पर हमारे को इन लॉगिन टेस्ट आई वांट टू पास द पैरामीटर्स स्ट्रिंग UID कॉमा स्ट्रिंग P2D। तो बंदे की हमारा पैरामीटराइज्ड टेस्ट है। तो पैरामीटराइज में यूजर आईडी के अंदर वैल्यू भेजनी, पासवर्ड वैल्यू भेजनी। तो अभी तक हम लोग पीछे क्या करते थे, हम लोग मेथड को कॉल करते थे और फिर मेथड को कॉल करते टाइम में हम उसके अंदर डाटा भेजते थे। अब यहाँ पर ये काम हमारा ये डाटा प्रोडक्ट एनोटेशन अपने आप ही कर देगा आपको। मेथड, क्योंकि ये मेथड तो ऑटोमेटिकली कॉल होता है, मैंने बताया था लास्ट सेशन में कि टेस्ट मेथड इज ऑटोमेटिकली कॉल। तो जब ऑटोमेटिकली कॉल होगा तो यूजर आईडी पासवर्ड भी इसके अंदर ऑटोमेटिकली पास कराना है हमारे को। तो उसके लिए जो टेस्ट मेथड है इसके अंदर हम लोग लिखेंगे डाटा का डी छोटा, प्रोवाइडर का पी कैपिटल इज इक्वल्स टू डबल कोट्स, और डबल कोट्स के अंदर जो हमने यहाँ पर मेथड का नाम दे रखा है कंट्रोल। मेथड के साथ सर्कुलर ब्रैकेट नहीं लगाना, ओनली नेम ऑफ द मेथड देना। तो यह से पता चल रहा है कि एट द रेट टेस्ट मेथड के अंदर एक डाटा प्रोवाइडर, ये डाटा प्रोवाइडर एनोटेशन का डी छोटा, इधर की डी कैपिटल पी कैपिटल, दोनों कैपिटल है। यहाँ पर डी स्मॉल रखना है हमेशा एंड पी कैपिटल इज इक्वल टू नेम ऑफ द मेथड। तो ये क्या काम करेगा, इट विल ऑटोमेटिकली पास द डाटा टू दिस टेस्ट मेथड। 2 डाटा है तो उसके अंदर हम यहाँ पर, ताकि हमको पता चल जाए कि डाटा पास हो रहा है, तो हम इसको प्रिंट करा देते हैं लॉगिन टेस्ट यूजिंग UID एंड PWD ओनली, ताकि आपको ये चले तो आपको ये पता चल जाए कि ये डाटा इसमें यूजर आईडी में, यहाँ पर यूजर आईडी में पास होगा, अमित PWD में पास होगा, फिर हरीश यूजर आईडी में जाएगा। फिर इसके अंदर आपको मेथड को जैसे पहले कॉल करा रहे थे और उसके अंदर डाटा भेज रहे थे, बस जस्ट यू हैव टू राइट दिस एंड यहाँ पर यूज करना है। जरूरी कि खाली एक ही साथ यूज करें। अब जैसे मैंने बना रखा है, भी मेरे को साइन इन के साथ भी मेरे को डाटा प्रोवाइडर, तो हर एक का अपना डाटा प्रोवाइडर हो सकता है। मैं इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मेथड का नाम चेंज करता साइन इन डाटा प्रोवाइडर। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग की जगह में ऑब्जेक्ट ही कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट होने की जो हर टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे को साइन इन के टाइम के ऊपर
एक उसका नेम चाहिए, अब एक उसकी एज चाहिए, और एक उसके फॉर एग्जांपल मेरे को मार्क्स चाहिए। तीन की जरूरी नहीं दो ही हो, तो ऐसा जब 3 पैरामीटर लिखे था, यहाँ पर 3 पैरामीटर हो सकते हैं, नेम, एज, मार्क्स। तो ये डाटा अगर मेरे को पास कराना है तो यहाँ से मैं कट डी छोटा प्रोवाइडर का पी का बटन, इज इक्वल्स टू डबल कोट्स, और प्रोडक्ट भी लिखे तो दोनों साथ कर सकते हैं, प्रोडक्ट और यहाँ पर मेथड का नेम। यहाँ पर स्ट्रिंग की जगह ऑब्जेक्ट कर देते हैं। इसमें मेरे को नेम के बाद एज, तो एज में एज एट और डबल। जितनी भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, ऐसा नहीं है दो लिखे। आपको एक और डाटा पास कराना है, ये डाटा यहाँ पर पास हो जाएगा। अभी चेक करते हैं, इसको प्रिंट भी करा लेते हैं। एक बार इसको रन कर चेक कर। तो रन में हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में कि हम लोगों ने एक testng.xml सूट फाइल बनाई थी। तो हमने देखा था कैसे बनाई थी, लास्ट वीडियो आप वॉच कर सकते हो। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्लासेस ऐड करी हुई, तो मेरे को दोनों ही रन करानी है। तो मुझे ये जरूरी है कि डाटा प्रोवाइडर हर जगह यूज़ करा जाए। अब जैसे कि हमारा ये जो था शॉप टेस्ट, उसके अंदर अगर मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे यहाँ पर हमने टेस्ट मेथड लिखे हैं, यहाँ पर मेरे को फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट नहीं है कुछ डाटा प्लेस की, तो दोनों जैसे पहले करे थे कि पैरामीटराइज्ड मेथड भी हो सकते हैं, नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर अगर पैरामीटराइज्ड मेथड और फिर आपको इसमें डाटा भेजना है टेस्ट मेथड में, तो @टेस्ट में अगर यहाँ पर डाटा भेजना है पैरामीटराइज्ड, तो यहाँ पर भी फिर आपको @डाटा प्रोवाइडर एनोटेशन यूज़ करना पड़ेगा। और हर एक टेस्ट का अपना अलग डाटा प्रोवाइडर एनोटेशन हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक डिमॉन्स्ट्रेशन में 2 का दिखा दिया, तो एक बार रन करके देखते हैं। तो जब दोनों रन कराने तो testng.xml को राइट क्लिक करना है, रन एज testng।
यहाँ पर इसका कंसोल पर आउटपुट देखोगे तो अब देखो यहाँ पर ये तो हमने जैसे लास्ट सेशन में बताया था कि सबसे पहले बिफोर टेस्ट कॉल होता है, फिर 2 क्लास है तो पहले बिफोर क्लास कॉल होगा पहली क्लास के लिए, फिर बिफोर मेथड। अब हर टेस्ट से पहले तो मैंने बताया जितनी बार टेस्ट मेथड कॉल होगा उतनी बार बिफोर आफ्टर कॉल होगा। तो डाटा पर टेस्ट पेशेंट जितनी बार टेस्ट मेथड के अंदर डाटा भेजेगा उतनी बार वो बिफोर मेथड को कॉल कर देगा। ब्राउजर ओपन और यहाँ पर डाटा प्रोवाइडर ने डाटा पास करा दिया साइन इन मेथड के अंदर। तो साइन इन मेथड में 3 डाटा जा रहे हैं, एक और ब्राउजर क्लोज, फिर ब्राउजर क्लोज होगा, फिर ब्राउजर ओपन, फिर दोबारा से वो डाटा प्रोवाइडर नोटेशन डाटा पास करा रही है। तो जितनी बार डाटा पास करेगी उतनी बार @टेस्ट मेथड कॉल होगा और उतनी बार ब्राउजर ओपन क्लोज कॉल होगा, बिफोर मेथड आफ्टर मेथड। तो आप इस तरीके से देखो ये 3 बार डाटा इसने भेज दिया। उसी तरीके से फिर हम लॉगिन में देख रहे हैं, यहाँ पर लॉगिन के अंदर यूज़र आईडी और पासवर्ड भेज रहे हैं, फिर ब्राउजर फिर दोबारा से यूज़र आईडी और पासवर्ड भेज रहे हैं। तो इस तरीके से हमने डाटा को यूज़ कर कर 2 डायमेंशन फॉर्मेट इस टेस्ट मेथड के अंदर डाटा को भेजने का काम करें। ठीक है, तो डाटा प्रोवाइडर नोटेशन मतलब समझ आ गया होगा, टेस्ट मेथड कैसे कॉल कर रहा है और हमेशा इसका रिटर्न टाइप एरे फॉर्मेट होगा। अब ये वाली वैल्यू तो मैं चलो एरे के फॉर्मेट में एरे के अंदर लिखकर भेज रहा हूँ कि भाई मैंने एक एरे बना दिया नीचे और एरे के अंदर से मैं वैल्यूज़ को भेजने का काम कर रहा हूँ, एरे से वैल्यूज़ को भेजने का काम कर रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे को एक्सेल से कनेक्शन करना है वैसे जैसे पहले कर रहे थे और एक्सेल से डाटा रीड करना है और उसको भेजना है, तो उसके लिए भी आपको एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा जिसके अंदर आप एक्सेल से डाटा को रीड कर ऐड करो क्योंकि हमेशा जो रिटर्न टाइप होता है इसका एरे ही होता है। तो इसके लिए हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल, इसी का एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं कि मेरे को ये जो डाटा है वो एक्सेल से रीड करना है। तो एक्सेल से रीड करने के लिए सबसे पहले तो हमको अपने प्रोजेक्ट के अंदर pom.xml फाइल में py की डिपेंडेंसी को ऐड करना पड़ेगा। वो मैं पुराने वाले प्रोजेक्ट से कॉपी कर लेता हूँ। तो हमारा प्रिय सेलेनियम जो हमने बनाया था, तो हमारी ये प्रिय सेलेनियम के अंदर हमारी जो pom.xml फाइल थी यहीं से कॉपी कर लेते हैं। तो हम लोगों ने ये py की लाइब्रेरी को ऐड करना है, तो ये यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ये मैं ऑलरेडी पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ कि हमको ये कैसे कॉपी करना था, और ये तो मैंने बताया पुराने प्रोजेक्ट से भी कॉपी कर सकते हो। तो मैंने यहीं से कॉपी कर लिया इसे। और ये जो अपने नया वाला प्रोजेक्ट बनाया था अपना सेलेनियम टेस्ट एंजिन, इसके pom.xml फाइल के अंदर हम इसको पहले डिपेंडेंसीज को ऐड कर देते हैं। डिपेंडेंसीज और डिपेंडेंसीज टैग के बीच में हमने py डिपेंडेंसी को ऐड कर दिया। तो जैसे सेव करेगा तो ये माविन डिपेंडेंसीज में जो भी सपोर्टिंग जार फाइल्स है वो अपने आप ही ऐड हो जाएगी। ये तो पहला काम करना है। उसके बाद दूसरा काम जो करना है वो ये है कि हम लोगों ने यहाँ पर जो ऊपर पैकेज बना रखा है src मेन जावा, यहाँ पर जाकर हम लोग एक पैकेज बना लेते हैं। एक न्यू पैकेज बना लेते हैं। उस पैकेज का नाम दे देते हैं यूटिलिटी। इस मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें रियूजेबल चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग एक यूटिलिटी कह देते हैं। तो जैसे प्रोग्राम के अंदर ना है कनेक्शन करना है एक्सेल से और डाटा को ऐड करना है 2 डायमेंशन एरे के अंदर।
तो ये तकरीबन हर टेस्ट केस में लिखा ही जाएगा। तो उसके लिए हम लोग इसका वन टाइम एक प्रोग्राम बनाकर रख देते हैं जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक यूटिलिटी के नाम, तो ये यूटिलिटी है और इस लोग एक तो जाकर हम लोग एक प्रोग्राम को देखते हैं। अगर हमारे पास हो गया तो लिखने में टाइम लगेगा, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ पुराने प्रोजेक्ट से। तो हम लोगों ने यूटिलिटी में जाकर एक प्रोग्राम को लिख लिया। अब इस प्रोग्राम को एक बार समझ लेते हैं क्या लिखा हम लोगों ने। वही मेक कनेक्शन जैसे पहले लिखा था वैसे ही मेक कनेक्शन कर रखा है, जिसमें हम लोगों ने ड्राइवर को रजिस्टर करा रखा है और किस वर्कबुक से कनेक्शन करना है उस वर्कबुक का नाम दे रखा है। तो ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा था कनेक्शन कैसे करा जाता है। तो एक कनेक्शन बना दिया, तो ये वन टाइम प्रोग्राम लिखा हुआ है और इसके अंदर ये मेन हमने एक और नाम से मेथड बना रखा है गेट डाटा। और गेट डाटा में फिर से हमने लिख रखा है कि कौन से वर्कबुक से कनेक्शन कर कौन सी शीट्स के टू करना हो। ये देखिए 2 डायमेंशन एरे के फॉर्मेट में डाटा रिटर्न कर रहे हैं। तो ये हमारा अपना यूज़र डिफाइंड मेथड है और यूज़र डिफाइंड मेथड जो है क्या काम कर रहा है, ये आपका कनेक्शन कर रहा है और वर्कबुक से, और कनेक्शन करने के बाद वो क्रिएट स्टेटमेंट कर रहा है जैसे हम लोग पहले कर रहा था कि एसक्यूएल क्वेरी भेजिए को, और उसके बाद सेलेक्ट की क्वेरी भेज रहे हैं और सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम जो भी हम यहाँ से शीट का नाम भेजेंगे वो शीट का नाम यहाँ पर चला जाएगा सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम शीट में। तो शीट में जो वैल्यू जाएगी उससे वो रिजल्ट सेट आ जाएगा। ये सब चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस करी थी व्हेन वी आर डूइंग द कनेक्शन। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ अलग आ गई कि सेलेक्ट करने के बाद अब मेरे को जो डाटा है वो डाटा एरे में ऐड करना है, क्योंकि मैंने अभी दिखाई जो है डायमेंशन एरे जो है वो रिटर्न एनोटेशन डाटा प्रोवाइडर एनोटेशन। तो अब यहाँ से सेट से मेरे को जो रिजल्ट आ रहा है वो मेरे को एरे में ऐड करना है। तो उसके लिए मेरे को अब यहाँ पर पता होना चाहिए कि मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो कितने रोज में आ रहा है और कितने कॉलम्स के अंदर है। तो उसके लिए रिजल्ट सेट का ये मेथड होता है, रिजल्ट सेट का एक मेथड होता है रिजल्ट सेट मेटा डाटा, जो कि डाटा एक इंटरफेस रिटर्न करता है। और रिजल्ट सेट मेटा डाटा टेबल की इंफॉर्मेशन रिटर्न कर देता है, जैसे कि गेट कॉलम काउंट। तो मेरे को कॉलम काउंट पता चल जाएगा कि टेबल में कितने कॉलम है। अब मेरे को रो काउंट करना है, तो हमने रिजल्ट सेट का फिर से मेथड को यूज करा लास्ट। तो लास्ट क्या करेगा, लास्ट रिकॉर्ड पर प्लेस कर देगा। तो अगर मेरे को नंबर ऑफ द पीपल काउंट करने और मैंने सबको हाथ में एक नंबर दे देता हूँ, तो मैं लास्ट वाले का नंबर चेक पता चलेगा, मेरे को टोटल पता चलेगा कि मेरी लाइन में कितने पीपल लगे हुए हैं। तो rs.last क्या करता है, वो लास्ट रो की पोजीशन को गेट कर लेता है। तो उससे मेरे को पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ द रिकॉर्ड्स कितने हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने फिर लास्ट पर प्लेस कर उसके पोजीशन को गेट कर रहे हैं, गेट रो। तो मेरे को रो काउंट मिल गया। तो बेसिकली मेरे को एरे बनाने के लिए, अगर मेरे को एरे बनाना है तो एरे बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए होता है, मेरे को रो काउंट चाहिए होता है कि रिजल्ट सेट के अंदर जो मैंने सेलेक्ट क्वेरी लिखी है उसके अंदर कितने रोज आ रही हैं और उसमें कितने कॉलम आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने ये चीज़ यूज करी है, गेट मेटा डाटा, गेट कॉलम काउंट रिटर्न कर देगा और लास्ट रो काउंट कर देगा। ठीक है, और उसके बाद मैंने बिफोर फर्स्ट पर दोबारा से क्लिक कर दिया, क्योंकि अगर मैं rs.next करूंगा तो लास्ट के बाद तो कोई रिकॉर्ड होता नहीं, इसलिए मैंने उसको रीसेट कर दिया। ये क्या कर रहा है, ये रीसेट करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये प्लेस ऑन लास्ट रिकॉर्ड को प्लेस कर देगा। और ये क्या करेगा, गेट पोजीशन ऑफ लास्ट रिकॉर्ड।
और ये तो आपको नाम से पता चल रहा है गेट कॉलम काउंट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने 2 डायमेंशन एरे बनाया और एरे बनाने के टाइम पर रो काउंट जो हम लोगों ने यहाँ से गेट करी है, कॉलम काउंट जो हम लोगों ने यहाँ से गेट की, ये हमारा एरे इनिशियलाइज हो गया, ठीक है। अब एरे इनिशियलाइज होने के बाद अब एरे में डाटा क्या करना है, ऐड करना है। तो फॉर रो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं जब तक कि रो काउंट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा था कि हमारा होता है एक्सेल के अंदर माना जाता है, कॉलम नेम माना जाता है, इसलिए 1 से स्टार्ट कर इसी तरीके से जब हमने कोर जावा पढ़ाया था तो बताया था फॉर के अंदर तो पहले फॉर के अंदर 1 चलेगा, फिर उस 1 के अंदर के सारे कॉलम निकालेंगे। तो उसके अंदर फिर से हम लोगों ने यहाँ पर कॉलम के इंडेक्सिंग में भी अपने को मैंने पीछे दिखाई थी, तो आप देख क्या लिखा था, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, ठीक है। तो ये कॉलम नंबर 1 से जब तक कॉलम काउंट है उस रो के कॉलम को निकालता जाएगा। rs.absolute जो है वो रो को पॉइंट करेगा, और अभी हमने देखा था कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 ऐसे डाटा निकालता जाएगा, और जो भी डाटा आ रहा है उस डाटा को मेरे को इस एरे के अंदर ऐड करना है। तो यहाँ पर एरे के अंदर से हम लोगों ने डाटा को ऐड कर दिया, क्योंकि इंडेक्सिंग जो होती है वो एक कम से स्टार्ट होती है, जो भी साइज होगा उससे एक कम से माइनस वन कर देता है। एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम है जो कि बेसिकली कोई भी आपको के अंदर है, आपको बस यहाँ पर वर्कबुक का नाम भेजना है कि कौन से कनेक्शन करना है, और आपको शीट का नाम भेजना है। तो वो क्या करेगा, वो उस वर्कबुक से कनेक्शन कर देगा, और साथ में शीट नाम से वो उस शीट में से एसक्यूएल क्वेरी को गेट करेगा और 2 डायमेंशन एरे के फॉर्मेट में उसको ऐड करा देगा, और यहाँ पर एरे रिटर्न हो जाएगा। ये मैंने इसका रिटर्न टाइप क्या दे रखा है, रिटर्न टाइप हम लोगों ने इसका दे रखा है एरे। अब इस प्रोग्राम को यूज करते हैं। तो अब जैसे हम लोग यहाँ पर एक एक्सेल शीट देखते हैं, तो अभी जैसे मेरे को लॉगिन टेस्ट तो फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास यहाँ पर एक सी के अंदर कोर के अंदर सेलेनियम में मैंने कोई एक्सेल शीट एक बनाकर रखी हुई है, जैसे book 3.xlsx। अब इस पर शीट 1 है और इसमें कुछ यूजर नेम और पासवर्ड है, फराग सक्सेना, अमित तनेजा, रवि कुमार। मेरे को यहाँ से एक्सेल शीट से ये यूजर नेम और पासवर्ड को गेट करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं,
और मैंने ये वन टाइम एक मेथड बना देगा अपनी यूटिलिटी के लिए। तो मैं लॉगिन टेस्ट में जा रहा हूँ और लॉगिन डाटा के अंदर मैं एरे के अंदर से, तो मैंने जैसे यहाँ से सीता, अमित और हार्दिक कृष्ण भेजा था, उसकी जगह मैं यहाँ पर इसको हटा देते हैं और रिटर्न यूटिलिटी और यूटिलिटी पैकेज में पी कॉन्फ़िग, और उसके अंदर हमने मेथड बनाया था अभी गेट डाटा, और गेट डाटा में वर्कबुक का नाम और शीट का नाम। और ये गेट डाटा भी मैंने दिखाया था आपको, ये 2 डायमेंशन एरे के फॉर्मेट में रिटर्न कर रहा है। इसको रिटर्न टाइप यहाँ पर ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा, तो उसका रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट दे रखा है। ऑब्जेक्ट में सब कुछ आ जाएगा। तो आपको पीओई कॉन्फ़िग, ये पीओई कॉन्फ़िग के अंदर हम लोगों ने ये गेट डाटा नाम का मेथड बनाया था। ये मैंने जो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, और उसके अंदर मैंने भी आपको एक्सप्लेन करा ये प्रोग्राम बेसिकली क्या काम कर रहा है। ये जो भी नाम भेजोगे, वर्कबुक का नाम भेजोगे, वो मैंने जैसे भेजा उससे कनेक्शन कर देगा, और शीट का नाम जो भेजोगे उससे एसक्यूएल क्वेरी भेज देगा, और यहाँ से फिर वो उस शीट के अंदर से कॉलम काउंट करेगा, रो काउंट करेगा, और उसका एरे बना देगा। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक कर शीट में से डाटा को गेट कर रहे हैं, और उसको वैल्यू को हम लोग एरे में ऐड कराकर रिटर्न में एरे रिटर्न करवा रहे हैं। ये हम लोगों ने एक यूटिलिटी बना दी, और इस यूटिलिटी को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से कॉल करा रहे हैं। तो हम लोगों ने बस यहाँ पर इसको कॉल करा दिया। अब यहाँ पर मेरे को वर्कबुक का नाम भेजना है, तो ये मेरा पाथ है वर्कबुक का, और बुक डॉट एक्सएलएस यहाँ पर पेस्ट करिए, और बुक डॉट एक्सएलएस, और शीट का क्या नाम है, यहाँ से आप देख सकते हैं शीट्स बहुत सारी शीट पर। तो आपको यहाँ पर खुद से एसक्यूएल क्वेरी लिखने की, जैसे पहले हम लोग कर रहे थे, दिया टाइम इसको लिख दिया और ऑटोमेटिक आपको ये ऑटोमेटिकली यहाँ से डाटा शीट 1 से रीड करेगा, और आप देखोगे कि वो मेरे टेस्ट मेथड के अंदर भेज देगा। तो यहाँ पर बस हमने यहाँ पर बस वन टाइम यूटिलिटी ऐड कर दी, डाटा प्रोडक्ट एनोटेशन के अंदर बता दिया कि इस जगह से हमको रीड करना है। तो एक बार दोबारा से रन करके देखते हैं। तो कंसोल में देखोगे तो हमने लॉगिन के अंदर लो शीट में शीट 1 शीट का नाम तो दे रखा है एसएच सीने 4 के अंदर सेवन में। अच्छा, यहाँ पर तो हमने फाइल का नाम शायद गलत कर दिया। यहाँ पर फाइल का नाम है book3.xls, book3.xls। तो यहाँ पर हमने book.xls book3 लिखना है, book3.xls शीट वो दूसरी फाइल को देना है। तो कई बार अगर ऐसे एरर आता है तो चेक कर लिया करिए कि हमारे फाइल का नाम सही है कि नहीं है। नहीं तो वो क्या करते हैं ना, वो एक नई फाइल, जैसे आप पिछली बार एरर दे रहे थे, तो वो अपने आप ही जैसे book.xls अपने आप ही बना देता है, और वो एम्प्टी बना देता है। अगर उसको एक्सेल फाइल नहीं मिलती है तो वो ऑटोमेटिकली एम्प्टी फाइल खुद से बना देता है। ठीक है, तो ये वो गलती जैसे हमने पीछे आपने भी करी थी पिछली बार, तो हमने भी कर दी, तो नाम सही नहीं था। तो एक बार दोबारा से रन करके देखते हैं।
अब देखोगे कि हमारा जो लॉगिन वाला मेथड है, हाँ, ओपन होगा। ये हमारा अभी तो साइन इन वाला कॉल हो रहा है, साइन इन लॉगिन टेस्ट यहाँ से बंद हो गया। इसमें हम लोगों ने यहाँ से देखे डाटा आ रहा है, फराग सक्सेना, अमित तनेजा, रवि कुमार। यहाँ पे डाटा आ रहा है हमारे पास, फराग सक्सेना, फिर अमित तनेजा, रवि कुमार। तो इसको मतलब क्या कह रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ये डाटा प्रोवाइडर एनोटेशन से वो डाटा पास करवा रहा है टेस्ट मेथड में, लेकिन कहाँ से पास करवा रहा है, एक्सेल शीट से पास करवा रहा है। तो अब यहाँ पर देखो, पुराने एग्जाम्पल के अंदर हमको क्या लिखना पड़ रहा था, वहाँ पर अपने प्रोग्राम के अंदर लिखना पड़ रहा था, और वाइल rs.next करना पड़ रहा था, फिर एक एक कॉलम गेट कर रहे थे, फिर उसको अपने मेथड में यूज। तो यहाँ पर भी काम वही हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने उसके अंदर क्या प्रोवाइड करते हैं, हमने बोल दिया कि अब यहाँ पर वो डाटा एरे के फॉर्मेट में पास हो रहा है, एरे के फॉर्मेट में यहाँ पर पास हो रहा है, और वो के लिए हम लोगों ने एक यूटिलिटी को ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक और चीज़ देखते हैं यहाँ पर, एक और चीज़ देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि चलिए हमने ये तो चीज़ समझ में आ गई कि जो @टेस्ट मेथड है उसके अंदर अगर मेरे को पैरामीटर वैल्यू भेजनी है तो कैसे भेजे, और डाटा प्रोवाइडर एनोटेशन का क्या मतलब है, और 2 डायमेंशन एरे से फॉर्मेटिंग में डाटा कैसे भेजा जा सकता है। और ये भी देख लिया कि डाटा हम लोग खुद से एरे बनाकर भी भेज सकते हैं ऐसे, और नहीं तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर अभी ऊपर कि हम लोग अपना उससे भी भेज सकते हैं, एक्सेल से कनेक्शन करके भी भेज सकते हैं। अब एक और चीज़ अगली आती है, वो आती है कि जो हम लोगों ने यहाँ पर बिफोर और आफ्टर मेथड्स बना रखे हैं, ये भी तो पैरामीटराइज्ड मेथड्स हो सकते हैं। जैसे पिछली बार हम लोग ओपन ब्राउजर लिख रहे थे तो हम लिख रहे थे कि कौन सा ब्राउजर ओपन करना है और कौन सा यूआरएल ओपन करना है। पैरामीटराइज्ड मेथड्स, पैरामीटराइज्ड मेथड उसी तरीके से यहाँ पर जैसे हम लोगों ने मेक वर्कबुक कनेक्ट तो यहाँ पर लिख रहे थे वर्कबुक का पाथ, कौन सी वर्कबुक से कनेक्शन करना है, फॉर एग्जाम्पल, या रिपोर्ट बनानी थी हमारे को, तो हम लोग यहाँ पर लिख रहे थे कि फाइल का नाम कि किस नाम से रिपोर्ट बनानी है। तो अब ये वाले पैरामीटर की वैल्यू कैसे जाएगी, क्योंकि मेथड तो ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है। पिछली बार तो हम लोग खुद से कॉल करा रहे थे और उसके अंदर हम लोग पैरामीटर वैल्यू भेज रहे थे, क्रोम, कॉमा और ये वैल्यू। अब यहाँ पर वैल्यू, अब यहाँ पर वैल्यू कैसे पास होगी डाटा प्रोवाइडर के अंदर। तो मैंने वहाँ पर बताया आपको कि डाटा प्रोवाइडर तो खाली टेस्ट मेथड में डाटा प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पर डाटा प्रोवाइडर इस पर डाटा प्रोवाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पर डाटा प्रोवाइड करने के लिए हम लोग एक एनोटेशन को और यूज़ करते हैं, वो होती है @पैरामीटर्स। और @पैरामीटर्स को आप टेस्ट एनजी से बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं, ध्यान से देख लेना। org.testng इस वाले से इंपोर्ट करना, org.testng। तो 2 एनोटेशंस भी लग सकती है, एक मेथड के ऊपर 2 एनोटेशंस भी लग सकती है। और पैरामीटर्स के अंदर हम लोगों को विद इन कर्ली ब्रैकेट्स जो आपको यहाँ पर आपने नेम दे रखा है पैरामीटर का, वो नाम लिखना है, ब्राउजर यूआरएल।
एक है तो एक ही, दो है वहाँ पर दो थे तो कॉमा कर कर दो लिख सकते हो। फाइन है। तो जितने भी मेथड्स हैं, कौन से मेथड्स, बिफोर एंड आफ्टर मेथड्स, उनके अंदर अगर कोई पैरामीटर वैल्यू भेजनी है तो उसके साथ आपको यहाँ पर @ पैरामीटर सेट करना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट और उसके अंदर पैरामीटर का नाम। अब ये वैल्यू कैसे भेजेंगे पैरामीटर की, ब्राउजर और यूआरएल, उसके लिए हमारे को test_ng.xml से भेजना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्लासेस के अंदर ऊपर अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं तो यहाँ पर ये तो जो भी पैरामीटर की वैल्यू जाएगी ब्राउजर यूआरएल, वो इस XML फाइल से जाएगी। तो वो उसके लिए हम लोग एक टैग को इस्तेमाल करते हैं, क्लासेस के ऊपर लिखा जाता है, क्लासेस के ऊपर लिखा जाता है पैरामीटर नेम इज इक्वल्स टू ब्राउजर और वैल्यू इज इक्वल्स टू क्रोम। तो ये क्या करेगा, पैरामीटर ब्राउजर को अंदर, ये ब्राउजर जो अपने आप नाम दे रहा है, और उसके अंदर वैल्यू इज इक्वल टू क्रोम भेज देगा, वैल्यू इज इक्वल टू क्रोम। फिर एक और पैरामीटर वैल्यू इज इक्वल्स टू http://xyz.com/log। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम आ गई क्या है कि यहाँ पर दो टेस्ट चल रहे हैं, एक लॉगिन टेस्ट चल रहा है, एक शॉप टेस्ट चल रहा है। तो जब ये मेरे को यूआरएल भेजना है तो इसका अलग यूआरएल होगा, इसका अलग यूआरएल होगा। जब मैंने बोला कि यूआरएल जो है वो यहाँ पर भेज रहा है ब्राउज़र और यूआरएल, यहाँ से ब्राउज़र और यूआरएल को मैप करेगा और यहाँ से वैल्यू जो है, जो भी आप यहाँ पर वैल्यू क्रोम और ये यूआरएल की वैल्यू भेजोगे वो इस टेस्ट में चली जाएगी। और अभी मैंने आपको जब दिखाया तो मैंने बोला हर एक टेस्ट से पहले बिफोर मेथड कॉल होता है। तो बिफोर मेथड इसके लिए भी कॉल होगा, लॉगिन टेस्ट के लिए, शॉप टेस्ट के लिए भी कॉल होगा, लेकिन दोनों की वैल्यू तो अलग अलग होगी। इसमें हो सकता है अलग यूआरएल जा रहा हो शॉप टेस्ट का और लॉगिन टेस्ट का अलग यूआरएल जा रहा हो, लेकिन यहाँ से तो दोनों टेस्ट में एक ही सेम यूआरएल जा रहा है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम दोनों टेस्टों को अलग अलग कर देते हैं। कैसे करते थे, इस ऊपर वाले टेस्ट का नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल लॉगिन टेस्ट। तो एक और मैं नीचे टेस्ट बना लेता हूँ, टेस्ट नेम इज इक्वल्स टू शॉप टेस्ट, कुछ भी दे सकते हैं आपके ऊपर। तो ये एक टेस्ट तो ये ऊपर से लेकर यहाँ तक का चल रहा है। फिर एक और हमने टेस्ट बना, हमेशा टेस्ट के अंदर क्लासेस होती है, क्लासेस, और क्लासेस के अंदर क्लास होगी। तो मैं ये वाली क्लास को यहाँ से हटा देता हूँ और इस क्लासेस के अंदर ऐड कर दूँ। और अब ये टेस्ट अलग हो गया और ये टेस्ट अलग हो गया, लेकिन है दोनों सूट के अंदर ही, है दोनों सूट के अंदर ही। अब उससे क्या होगा, ये पैरामीटर वैल्यू मैं यहाँ से कॉपी कर यहाँ पर भी, तो दोनों टेस्ट के साथ पैरामीटर वैल्यू जा रही है। लेकिन इसके साथ हो सकता है आप क्रोम नहीं ओपन कर आप एज ओपन करना चाहते हो, तो देखो अलग होगा। इस वाले टेस्ट के साथ, लॉगिन टेस्ट के साथ क्रोम को ओपन करेगा, इधर एज को ओपन करेगा, और इधर आप फॉर एग्जांपल
URL चेंज कर शॉप कनेक्शन। तो इस वाले टेस्ट के साथ URL ये वाला ओपन होगा और इस वाले टेस्ट के साथ URL ये वाला होगा। उसी तरीके से और पैरामीटर ऐड करने हैं। तो आपका जितने भी आपने यहाँ पर पैरामीटर्स दे रखे हैं सब एक जगह लिखे जाएगा, ब्राउजर, URL, उसके बाद आपने दे रखा वर्कबुक पाथ। वर्कबुक पाथ वैल्यू इक्वल्स टू कुछ भी वैल्यू दे देते हैं, जैसे लॉगिन डॉट XLSX। फाइल जो नाम आपने यहाँ दे रखा होगा वही देना। तो इसमें अब हम यहाँ से इसी को यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि नीचे वाले में भी चाहिए। यहाँ पर हो सकता है चेंज हो जाए। लेकिन पास करना जरूरी है। पैरामीटर अगर आपने लिखा वहाँ पर @ पैरामीटर लिखा है वहाँ पर, तो उसकी वैल्यू को भेजना जरूरी है, नहीं तो फिर एरर दे देगा आपको। तो इस तरीके से ये डाटा अब इस पेज के अंदर पास होगा। तो यहाँ पर फिर से मैं प्रिंट कर देता हूँ ताकि हमको पता चल जाए। तो ब्राउज़र ओपन, कौन सा ब्राउज़र ओपन कर रहा है मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, और URL कौन सा ओपन कर रहा है वो मैं यहाँ पर ऐड रेफरेंस के लिए, ताकि हमको जब प्रोग्राम चलेगा तो पता चलेगा कि हाँ ये वैल्यू जा रही है। उसी तरीके से यहाँ पर पाथ ऐड कर देते हैं। तो चलेगा सूट ही, अगर सूट चलाओगे तो दोनों टेस्ट चलेंगे, जैसे पहले चल रहे थे वैसे ही चलेंगे दोनों। तो फिर से रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर चेक करोगे तो आपका सबसे पहले बिफोर टेस्ट कॉल हो रहा है पहले के लिए, और वो कौन सी रिपोर्ट बना रहा है, लॉगिन रिपोर्ट .html बना रहा है। फिर बिफोर क्लास कॉल हो रही है, लॉगिन .xls से कनेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ब्राउज़र ओपन हो रहा है, कौन सा ब्राउज़र ओपन हो रहा है, क्रोम ओपन हो रहा है, और URL ये URL ओपन हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद वो आपका टेस्ट को कॉल कर रहा है। फिर ब्राउज़र ओपन हो रहा है, फिर टेस्ट को कॉल हो रहा है, फिर ब्राउज़र ओपन हो रहा है, फिर टेस्ट को कॉल कर रहा है। तो यहाँ पर दूसरे के लिए शॉप रिपोर्ट .html कॉल हो रहा है, शॉप .xls से डाटा कॉल हो रहा है, यहाँ पर दूसरे URL कॉल हो गया शॉप और h। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो इस तरीके से हम क्या बोल रहे हैं
कि हम लोग टेस्ट मेथड्स के अंदर XML फाइल से डाटा @पैरामीटर्स को यूज करके पास करवा सकते हैं, और जो हमारे टेस्ट मेथड है उसके अंदर डाटा प्रोवाइडर एनोटेशन से पास कर सकते हैं। डाटा प्रोवाइडर एनोटेशन मल्टीपल डाटा पास करवाता है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने 4-5 डाटा पास कराने कि पहले राम से टेस्ट करो, फिर सीधा से टेस्ट करो, ऐसे करते हैं मल्टीपल डाटा। तो एक्सेल से भी रीड कर सकते हैं, एरे से भी रीड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है पेज ओपन कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग अगर XML से डाटा पास करवा रहे हैं तो सिंगल डाटा ही पास होगा, मल्टीपल डाटा नहीं पास होगा। इसके लास्ट चीज जो है वो है कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर जो टेस्ट XML है, अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो, अब अपने प्रोजेक्ट के अंदर आपने 15-20 टेस्ट केसेस लिख रखे हैं, तो सबको यहाँ पर मैप कराना जरूरी है। जितने भी आप यहाँ पर जो बनाओगे 15-20 टेस्ट केसेस जितने भी बनाओगे, वो सब यहाँ पर XML फाइल में लिखने जरूरी है। और जब चलेगा टेस्ट सूट तो 15 के 15 चल जाएंगे। तो जैसे ये भी मैंने जैसे लास्ट क्लास में बताई थी कि अब आपको लिंक करने की जरूरत नहीं है कि इसके अंदर एक्सटेंड्स ये, फिर उसके अंदर एक्सटेंड्स ये। तो जब चलेंगे तो जितने भी वहाँ पर मैप हो रखेंगे सूट में सब चल जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसी जरूरत पड़ती है कि हम बोलते हैं कि ये वाला टेस्ट नहीं चलाना अपने को। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों टेस्ट लिखे तो अभी तो दोनों चल रहे हैं, आप इसमें से एक को स्किप करना चाहते हो, आप बोलते हैं कि मेरे को अभी शॉप वाला टेस्ट नहीं चलाना पड़ता। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, स्किप अगर करना हो तो ये हमारा हमने बताया था कि जो बिफोर टेस्ट मेथड होता है सबसे पहले कॉल होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक और पैरामीटर भेज देते हैं, वो है स्ट्रिंग, और 2 पैरामीटर भेजने, तो यहाँ पर भी एक और पैरामीटर भेज देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक कंडीशन लिखते हैं, इफ नॉट boolean dot parse boolean throw exception। तो हमने बेसिकली क्या करा, सबसे पहले जो टेस्ट कॉल होता है वो बिफोर टेस्ट से कॉल होता है, और बिफोर टेस्ट में जाकर मैं यहाँ पर एक की वैल्यू गेट कर रहा हूँ। तो की वैल्यू में या तो ट्रू गेट करूँगा या फॉल्स गेट करूँगा। तो अगर तो वो नॉट ट्रू है तो की में यहाँ पर मैंने बूलियन, मेरी रैपर क्लास है, जैसे इंटीजर है, कैरेक्टर है, वैसे बूलियन रैपर क्लास है। पार्स बूलियन क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को बूलियन वैल्यू ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर इफ ये नॉट है, इफ नॉट ट्रू, अगर ट्रू नहीं है तो फिर वो उसको स्किप कर देगा। तो उसके लिए स्किप करने के लिए बस यहाँ पर लिखना होता है थ्रो न्यू स्किप एक्सेप्शन। तो स्किप एक्सेप्शन एक क्लास होती है, और जो भी हम मैसेज देना चाहते हैं मैसेज हो जाएगा, और नहीं तो एल्स में वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसके बाद हम यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पर की वैल्यू भेजनी है, तो एक और पैरामीटर वैल्यू टेस्ट execute.xml में हम लोग एक और पैरामीटर वैल्यू लिखेंगे, पैरामीटर नेम इज इक्वल्स टू की, और वैल्यू इज इक्वल्स टू, क्योंकि डबल कोट्स में लिखा जाएगा इसलिए मैंने स्ट्रिंग इनपुट ले रखा, मैंने इसको फॉल्स कर दिया, और ऊपर वाले को
वैल्यू इज इक्वल्स टू ट्रू ट्रू फॉल्स। ट्रू का मतलब कि एग्जीक्यूट करेगा ये वाला, फॉल्स का मतलब कि इस नीचे वाले को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखो आपको स्किप नजर आएंगे, 3 स्किप हो रहे हैं। और यहाँ पर आप कंसोल में आउटपुट देखोगे तो आपको शॉप वाला आउटपुट नजर नहीं आएगा, आपको खाली ऊपर वाला साइन इन और लॉगिन वाला ही नजर आएगा, वो नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो इट मीन्स कि वो स्किप हो गया। अगर मैं फिर से इसका उल्टा कर दूँ कि मैं इसको नहीं चलाना चाहता तो मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ। अगर मैं दोनों को फॉल्स कर दूंगा तो कुछ भी नहीं चलेगा। और अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूँ और उसको फॉल्स कर देता हूँ तो अब नीचे वाला चलेगा, शॉप वाला, ऊपर वाला नहीं। तो देखो यहाँ पर 6 स्किप हो रहे और जो चलेगा तो यहाँ पर आप देखेंगे तो शॉप वाला चल रहा है, अब लॉगिन वाला नहीं चल रहा, लॉगिन और साइन अप वाला नहीं चल रहा। अब हमारा जो चल रहा है वो डिलीवरी और ऐड टू कार्ट और शॉप वाला चल रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम, ठीक है। तो अब प्रैक्टिकल के अंदर व्हेन वी वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट या किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो जैसे मैंने बोला माविन को ही यूज़ करा जाता है, पहला चीज़ तो। और दूसरी चीज़ जो है वो एनोटेशंस को यूज़ करा जाता है। तो अब देखो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको हर तरीके से दिखाया। अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोगों ने सिंपल जावा प्रोजेक्ट भी यूज़ कर आपको दिखाया था कि कैसे करा जाता है काम। उसके अंदर उसका हम लोगों ने फिर एक आपको माविन प्रोजेक्ट बनाया, लेकिन उसके अंदर हम लोगों ने एनोटेशंस के बगैर काम करा था, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन को यूज़ करके। वैसे भी करा जा सकता है काम, तो ऐसा वो नहीं है। और अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक नया बनाया न्यू टेस्ट एनजी, और उसके अंदर भी हम लोग वही काम कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग टेस्ट एनजी को यूज़ कर काम कर रहे हैं, एनोटेशंस को यूज़ कर काम कर रहे हैं। और इसके अंदर सूट फाइल बना रहे हैं, XML फाइल बना रहे हैं उसको। तो अब लेकिन इनमें से यूजफुल क्या चीज़ है, किस पर हमको ज़्यादा फोकस करना है, तो इसी स्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है हमारे को, क्योंकि यही अप्लाई करा जाता है आपका। तो ये बेसिकली मैंने आपको आज इसका पूरा स्ट्रक्चर दिखा दिया। बस इसी के अंदर ही हम लोग सेलेनियम का कोड ऐड कर देंगे। अभी system.out.println लिखा हुआ है ताकि आपको भी मेरे को एग्जीक्यूशन दिखाना था। अब इसी के अंदर हम लोग सेलेनियम वाला कोड लिख देंगे अंदर। तो यही मेथड जो है वो ब्राउजर ओपन करने लगेंगे एक्सेल से कनेक्शन कर आपका, और टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करवा देंगे। इसी के अंदर रिपोर्ट लॉग वगैरह जो भी हम लोगों ने पीछे बनाई थी वो सब चीज़ बना देंगे। तो वो भी नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इसके अंदर इसी प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे कि हम इसके अंदर ही सेलेनियम का कोड भी ऐड कर और इसको रन कराकर चेक करते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे कि डाटा ड्रिवन फ्रेमवर्क। डाटा ड्रिवन फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि एक्सटर्नल सोर्स से डाटा आ रहा है, जैसे कि XML फाइल से डाटा आ रहा है हमारा, जैसे कि डॉट प्रॉपर्टीज फाइल से डाटा आ रहा है हमारा, ठीक है, जैसे कि एक्सेल फाइल से डाटा आ रहा है डाटा। तो डाटा ड्रिवन फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क का मतलब होता है कीवर्ड ड्रिवन। कीवर्ड का मतलब होता है कि जो की है उस ट्रू और फॉल्स, उसके बेसिस में कौन सा टेस्ट चलाना है, कौन सा टेस्ट को स्किप करना है, उसे कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क कह देते हैं। और हाइब्रिड फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि जिसके अंदर सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, जिसमें डाटा ड्रिवन भी आ जाता है, कीवर्ड ड्रिवन भी आ जाता है। ठीक है, और जैसे हम लोगों ने यहाँ पर पेज डॉट जावा बना रखा है, तो उसे कहते हैं पेज मॉडल, कि कौन से पेज को ऑटोमेट करना है। तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोल देते हैं हाइब्रिड फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट हाइब्रिड फ्रेमवर्क का ही है, और इसी के अंदर हम सेलेनियम को ऐड करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आपको यही प्रोजेक्ट के अंदर आपको ब्राउजर ओपन होकर और कैसे रिपोर्ट वगैरह बना रहे थे, जैसे हम लोग पहले वो सब चीज़ें लॉग्स वगैरह बना रहे थे, वो सब चीज़ें हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे और फिर इसको चेक करेंगे। तो इतना करते हैं आज के लिए। नेक्स्ट